वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में फ्री कॉन्सेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स के चैप्टर में पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि टोटल 13 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। तो अगर पास्ट एग्जाम्स के को देखा जाए तो एमसीक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से एमसीक्यूज सेट हुए हैं तो वो यही चैप्टर है जो जिसका टॉपिक फ्री कॉन्सेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स का है। तो इन 13 एमसीक्यूज की तरफ वन बाय वन डिस्कशन के लिए चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू है कि फ्रॉड का क्या मतलब है? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। तो जो सच समझते हुए एक सजेशन दे देता है तो चाहे गलत दे देता है लेकिन समझते हुए दे देता है तो वो धोखा तो नहीं दे रहा, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, तो ये फ्रॉड में नहीं आता। साइलेंस ऑफ अ पर्सन एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अनदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। साइलेंस बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन में फ्रॉड होता है, नॉर्मल सिचुएशन में फ्रॉड नहीं होता। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये फ्रॉड की जो डेफिनेशन की डिटेल गिवन है उसमें सी पॉइंट यही है कि अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो यही हमारा आंसर है। फिर है कि एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव वेयर एग्रीड पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिले। अब वैसे तो डिसीव करना जो है वो फ्रॉड में आता है, लेकिन जहां पर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से दूसरी पार्टी उस चीज को चेक कर सकती थी वहां पर फिर फ्रॉड अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो ये एक एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। डी पॉइंट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन सी ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेंसस एडाइडम, ये लैटिन वर्ड है कॉन्सेंट के लिए, कि जब दो पार्टी सेम चीज को सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम सेंस में समझ रही हूं तो उसे कॉन्सेंसस एडाइडम कहते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 13 के अंदर मेंशन है, वैसे ये लैटिन टर्म है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यही बात लॉ में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दाउ ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू इज सेड टू बी अ, ये प्रिसाइजली मिस रिप्रेजेंटेशन की 3 डेफिनेशन है, उनमें से पहली डेफिनेशन यही है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन को टिक करेंगे, जहन में रखना है कि ऑप्शन डी में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं मिस इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ वेजर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट। तो वेजर होने के लिए कौन सा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए? अनसर्टन इवेंट होता है, ये तो वेजरिंग में होता ही है क्योंकि पता नहीं होता पहले कि भाई कौन विन करेगा कौन लूज करेगा। ईच पार्टी मस्ट बी इन अ विन और लूज सिचुएशन, ये भी वेजरिंग के अंदर होता है। नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट, मैच पे जो जुआ लगाया जाता है खेल तो उनमें से कोई भी नहीं रहा होता, मैच को नहीं खेल रहा होता, जुए को खेल रहे होते हैं, तो ये एलिमेंट्स तो मौजूद होते हैं। देयर शुड बी अ प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, तो ये हम देखते हैं कि स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन है कि सम ऑफ मनी भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, तो इसलिए सम ऑफ मनी ओनली जो है वो करेक्ट नहीं होगा और हमने वही बताना है जो नॉट वाला है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलील इज इंडेटेड टू कामरान बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज नॉट एबल टू पे हिम। एट जलील रिक्वेस्ट कामरान एग्री टू सेल फर्दर गुड्स टू जलील ऑन वेरी स्ट्रिंजेंट टर्म्स। Subsequently, Jalil approaches the court demanding relief from contractual obligation on grounds of undue influence. Which of the following statement is true? अच्छा, इस मामले में जहां पे डेटर और क्रेडिटर का मामला हो और जो लोन या क्रेडिट जो है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट टर्म्स पे दिया जाए, तो ये सिनेरियो स्टडी टेक्स्ट में एग्जांपल 16 के अंदर मेंशन है, और ये सेक्शन 16 की जो इलस्ट्रेशन दी हुई है बेयर एक्ट के अंदर उसमें भी बिल्कुल सेम एग्जांपल मेंशन है, बस नाम वगैरह का फर्क है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट बनता है इन माय ओपिनियन वो ऑप्शन बी बनता है, जबकि सजेस्टेड आंसर में ऑप्शन ए को करेक्ट किया गया। तो यहां पर लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलती हुई है कि सजेस्टेड आंसर के अंदर ऑप्शन ए बताया हुआ है, सही ऑप्शन मेरी ओपिनियन में ऑप्शन बी बनता है। क्योंकि एक तो हम जब डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे डेटर और क्रेडिटर जो हैं उनके दरमियान प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो एग्जांपल बेयर एक्ट्स के अंदर मेंशन है बिल्कुल सेम मेंशन है, और उसमें उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। जब अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है तो दूसरी पार्टी के ऊपर प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं हो सकती कि जो क्रेडिटर है उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, वो उस प्रिजम्पशन की बेस पर उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आ सकता।
तो इसलिए सजेस्टेड आंसर में ऑप्शन ए है, ये आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। तो जलील दिल है जो केस कर रहा है, उसी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हारिस हैज 2 horses, one of the horse is purebred. He agrees to sell one horse to Abdullah, who gives his consent believing that he will receive a purebred horse, whereas Haris thinks that he would sell the other horse. तो दोनों पार्टीज जो हैं वो मैटर ऑफ फैक्ट जो एसेंशियल है उसके बारे में बायलैटरल मिस्टेक्स पर हैं, यानी दोनों पार्टीज जो हैं वो सेम सेंस में कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रही। तो इसमें जो हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जहां पे दोनों पार्टीज मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट पर हों तो वहां पर एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक तो यहाँ पे बायलैटरल मिस्टेक है, दूसरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ बायलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ, अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इफ इट रिलेट्स टू मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। इसमें यह है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू व्हाई एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी लॉ के ऊपर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, लेकिन बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान, अब नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान का मतलब है फॉरेन लॉ, उसका सेम इफेक्ट है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। तो बी ऑप्शन में यही बात की हुई है कि हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इफ इट रिलेट्स टू मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तानी लॉ और फॉरेन लॉ सेम नहीं होते, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इज नॉट ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फॉरेन लॉ को तो कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, पहली है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड होते हैं, ये तो ट्रू है। पार्टीज कैन नॉट फाइल सूट टू रिकवर मनी वॉन अंडर द वेजरिंग एग्रीमेंट, ये भी ट्रू है, लॉ प्रोहिबिट कर देता है कि भी कोई रिकवरी नहीं होगी। पार्टीज टू वेजिंग एग्रीमेंट हैव नो कंट्रोल ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, बिल्कुल वो इवेंट अनसर्टन होता है, ये बात भी करेक्ट है। लास्ट पॉइंट ये कि प्राइस कंपटीशन इन्वॉल्विंग गेम्स ऑफ स्किल्स आर कंसीडर्ड एज वेजिंग एग्रीमेंट, जहां पर स्किल इन्वॉल्व हो रही होती है वहां पर जो है वो बेट नहीं होती। वेजर जो है वो एक बेट होता है जिसके अंदर पार्टीज का एक इवेंट के अंदर विनिंग और लूजिंग ऑफ द अमाउंट और उस प्राइस के अंदर मेन इंटरेस्ट होता है। तो गेम ऑफ स्किल जहां इन्वॉल्व होती है वहां पर तो एक पर्सन अपनी स्किल की वजह से कुछ जीतेगा, अगर उसके अंदर वो कंपिटिटिव स्किल्स होंगी तो वो कुछ हासिल करेगा। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट कंसीडर नहीं होती, ये गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेजरिंग कंसीडर होती हैं, जो कि गलत बात है। ये वेजरिंग प्राइस कंपटीशन जहां पे स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वहां पर वो वेजरिंग एग्रीमेंट कंसीडर नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि जिब्रान इज इंडेटेड टू काशिफ बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस इज नॉट एबल टू पे हिम, डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। एट जिब्रान रिक्वेस्ट काशिफ एग्रीड टू सेल फर्दर गुड्स टू जिब्रान ऑन वेरी स्ट्रिंजेंट टर्म्स। Subsequently, Gibran approaches the court demanding relief from contractual obligation on ground of undue influence. तो स्टडी टेक्स्ट में एग्जाम्पल 16 है और ये सेक्शन 16 की इलस्ट्रेशन इन द बेयर एक्ट ओरिजिनल लॉ के अंदर भी ये इलस्ट्रेशन मेंशन है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर स्ट्रिंजेंट टर्म्स यूज की जाएं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस नहीं हुआ होता। तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला कोई प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं होगी और जिस पार्टी ने केस किया है उन्हीं को यह साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जिब्रान ने कोर्ट में केस फाइल किया तो उन्हीं को यह साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। वैसे भी डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप में प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होती। फिर क्वेश्चन है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, तो इसमें क्लियर है कि अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट फोर्स इन पाकिस्तान, नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान यानी इसका मतलब है फॉरेन लॉ, उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। तो ये ऑप्शन बी में मेंशन है कि हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट इफ इट रिलेट्स टू मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। ये रिपीट हो रहा है क्योंकि पहले ये एक पेपर में भी था और मॉडल पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो वहां पर हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया, यहां पर हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सिनेरियो है कि इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यूएबल्स मरियम एग्रीड टू परचेज अ सेफ्टी कैबिनेट from her friend Noreen for rupees 8 lakh. Mariam was of the impression that it was manufactured in Japan and is fireproof,
However, she did not confirm her understanding from Noreen. On delivery day, Mariam expressed her excitement about owning a Japanese origin fireproof safety cabinet. Noreen corrected her and mentioned that the only safety cabinet she owned and agreed to sell was purchased from Japan, but it was neither fireproof nor manufactured in Japan. Mariam got upset and refused to make the payment. अब देखें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो दोनों पार्टीज मिस्टेक पर नहीं थी. नॉरीन वाज राइट. एक तो नॉरीन की तरफ से देखें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है. जैसे ही बात हुई तो शी करेक्टेड हर एज वेल और क्लैरिटी दी कि भाई ये चीज़ ऐसे 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 है, और ना ही उन्होंने कुछ गलत कहा था. जो भी मरियम का इंप्रेशन था वो खुद का था और खुद उन्होंने कंफर्मेशन भी नहीं ली थी. और अब वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मरियम और नॉरीन जो है, क्या वो वैलिड है या वॉइडेबल है या वॉइड है? तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. रीजन ये है कि जो यूनिलैटरल मिस्टेक होती है, यानी जहां पर एक पार्टी एट मिस्टेक हो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact. तो जहां एक पार्टी गलत इंप्रेशन में थी तो उसकी यूनिलैटरल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता. तो वाइडेबल और वाइड नहीं होगा, वैलिड होगा. यूनिलैटरल मिस्टेक है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरिया वाज ऑपरेटिंग अ होम बेस्ड सैलून इन हर फ्लैट. द सैलून वाज वेल नोन एंड फेमस फॉर मॉडर्न हेयर स्टाइलिंग ट्रेंड. Alia, a certified hairdresser, opened her own salon in the same building and offered to give 7 lakh to Faria if she stops providing salon services in the same building. Faria accepted the offer and Alia paid the amount. Subsequently, Alia discovered that Faria never stopped providing salon services as agreed. Which of the following statement is correct? अब ये हमें बात पता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो होते हैं वो वाइड होते हैं टू दैट एक्सटेंट, और इसकी एक एक्सेप्शन होती है जहां पर सेल ऑफ गुडविल हो. लेकिन यहां पर आपने देखना है कि एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होती. क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि आलिया ने अपना अलग सैलून खोला था, उसने फरिया का बिजनेस नहीं खरीदा था. अगर फरिया का बिजनेस खरीदा होता और उसकी गुडविल भी साथ खरीदी होती तो फिर ऐसी कंडीशन लगाते तो वो फिर एक्सेप्टेबल हो सकती थी, प्रोवाइडेड दैट कि वो रीजनेबल लोकल लिमिट, रीजनेबल टाइम वगैरह के लिए होती. तो ये एग्रीमेंट जो है वो वाइड है. तो ये कहना कि आलिया क्या डिमांड कर सकती है परफॉर्मेंस, तो इसमें देखते हैं. आलिया कैन सू फरिया फॉर फ्रॉड एंड फोर्स हर टू स्टॉप प्रोवाइडिंग सैलून सर्विसेज. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं किया जा सकता. आलिया कैन क्लेम डैमेजेस फॉर फरिया ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि एक वाइड एग्रीमेंट है तो उसमें तो नॉन परफॉर्मेंस के डैमेजेस क्लेम नहीं किए जा सकते. थर्ड है आलिया कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम फरिया एज द एग्रीमेंट वाज वाइड. ये करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा. आलिया कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज देयर वाज नो पेनल्टी क्लॉज इन द एग्रीमेंट. ये तो पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा. लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. Jamal told Rehan that he wants to spend his retired life in a peaceful area with green surroundings. Rehan offered to sell his ancestral home to Jamal, located in an area known for abundant parks and peaceful atmosphere. On Jamal's query, Rehan told him that he is not aware of any planned commercial development in the area, despite the fact that he knew from a reliable source that construction of large intercity bus terminal was about to commence on the land opposite his ancestral home. वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो है ना कह लें कि कमर्शियल लेवल की इंटरसिटी बस टर्मिनल शुरू होगा, तो सालों लग जाते हैं उसको पूरा होने में. तो वो सामने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है, यानी जो मकसद है पीसफुल एरिया वाला वो तो ख़त्म हो जाएगा. तो और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो फ्रॉड इन्वॉल्व है. क्यों इन्वॉल्व है? कि जब उसने कहा ये कि वो अवेयर नहीं है, जबकि एक्चुअली रिलायबल सोर्स से उसके पास अवेयरनेस और नॉलेज मौजूद थी. तो फ्रॉड में एक पर्सपेक्टिव तब भी होता है फ्रॉड का कि कोई सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. तो यहां पर भी जानते बूझते हुए जब पता था कि ये कहना कि प्लान्ड कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी, जानते बूझते हुए कि एक कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाली है, ये सेंटेंस कहना ये ऑब्वियसली फ्रॉड के अंदर आता है. यानी आपको पता थी कि एक बात ट्रू नहीं है और जानते बूझते हुए वो बात की. तो कैन रिहान बी हेल्ड लायबल इफ जमाल परचेजेज हिज एंसेस्ट्रल होम? तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है तो वो बिल्कुल लायबल होगा. तो हमारा आंसर यस वाला होगा. नो वालों को कट कर देते हैं, रीजन देखते हैं. रेहान हैज कमिटेड अ फ्रॉड अगेंस्ट जमाल, ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा है कि देयर इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज.
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तब होता जब पार्टी, जैसे एक डायरेक्टर होता और एक कंपनी होती, एक जो है वो डॉटर एक फादर होता, तो पार्टीज के दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए जिम्मेदार हो, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। सो ऑप्शन बी में क्लियर फ्रॉड वाली बात हुई है और यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।